हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। यूनिट 2 का चैप्टर बी जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर। आज रिप्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन के बारे में अगर पूछे तो रिप्रोडक्शन सिंपली अगर बोलने से दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि एक पेरेंट अगर वो डिवाइड होके दो नए नए बच्चे को प्रोड्यूस कर दे तो इसे भी रिप्रोडक्शन कहेंगे। और अगर पेरेंट डिवाइड होकर सिर्फ और सिर्फ बोले बच्चे को प्रोड्यूस कर रहा है तो भी उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब रिप्रोडक्शन का बहुत सारा टाइप है, बहुत डेफिनेशन है, बहुत सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन को एक बार में पूछे रिप्रोडक्शन क्या है, तो जब पेरेंट डिवाइड होकर ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर देता है, नए बच्चे को क्रिएट कर देता है, तो हम कहते हैं कि वो रिप्रोड्यूस किया है। और रिप्रोडक्शन जो होता है एक बहुत ही नेसेसरी एविल है लाइफ का, नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या नेगेटिव फीडबैक है, सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस Reproduction is the process of multiplication by which living parental organisms produce offspring of its own kind by the transfer of genes। क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से एक पेरेंटल सेल या फिर दो पेरेंटल सेल आपस में मल्टीप्लाई करके नए ऑर्गेनिज्म का, नए लिविंग बीइंग का, अपने ही तरह सेम जेनेटिक मटेरियल वाले ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? फिर से एक बार बोले, क्या बोल रहे हैं? अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो और वो रिप्रोड्यूस करके अपने ही तरह सेम जीन्स वाला, मतलब इसके अंदर जो जेनेटिक पेरेंटल सेल है और ये हमारा ऑफस्प्रिंग, अगर किसी भी तरीके से ये मल्टीप्लाई करने का ही दूसरा नाम हम बोल सकते हैं रिप्रोड्यूस करके। अगर एक पेरेंटल सेल किसी भी तरीके से रिप्रोड्यूस करके या मल्टीप्लाई करके अपने ही तरह सेम, इसका जेनेटिक मटेरियल 2 है, किसी भी तरह से जो पेरेंटल सेल अपने आप को मल्टीप्लाई या रिप्रोड्यूस करके अपने ही तरह सेम जेनेटिक मटेरियल वाला कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या किया है? वो किया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यही लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय व्हिच लिविंग पेरेंटल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड बाय द ट्रांसफर ऑफ जीन। जीन को ट्रांसफर करके अपने ही तरह का सेम ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने को हम लोग क्या नाम देंगे? रिप्रोडक्शन। आई होप रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस आगे पढ़ते देखिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने की वजह से ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है। रिप्रोडक्शन करने से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा और भी ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास में बना सकता है। बाय रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन एंड रेस। अगर रिप्रोडक्शन होगा तो ही उसका जनरेशन आगे की तरफ कंटिन्यू रहेगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका जनरेशन वहीं पे खत्म, रुक जाएगा। उसके जनरेशन को आगे कंटिन्यूअसली बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन। हम बोलते हैं कि अगर एक मंकी है, अगर वो रिप्रोड्यूस करके आगे भी मंकी ना बनाए, उसका रिप्रोडक्शन वहीं पे रुक जाए, तो क्या उसका जनरेशन कभी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, इस रेस में भागने के लिए, अपने जनरेशन को लेकर आगे क्या चीज का सबसे ज्यादा जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत है रिप्रोडक्शन का। अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ही वो अपने रेस में आगे भाग पाएगा, जनरेशन को कंटिन्यू कर पाएगा। नेक्स्ट अगर बोले, आफ्टर सर्टेन स्पैन ऑफ लाइफ ईच ऑर्गेनिज्म विल डाई। हर एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद हर एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है। चाहे अगर हम पैरट की बात करें तो वो जीता है 140 साल। एक कौवे का बात करें, क्रो का, तो वो जीता है 15 साल। एक एलिफेंट का बात करें तो वो जीता है 60 ईयर्स। एक हॉर्स 60 ईयर्स। एक टॉर्टोइस 180 ईयर्स। तो इतने जो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन बंधा हुआ है कि वो इतने लाइफ स्पैन तक जिएगा, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नली आके उसको मार ना दिया जाए तो
तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का टाइम लाइफ स्पैन बंधा हुआ है कि वो इतने दिन तक जिएगा, उसके बाद वो मर जाएगा। तो ये लाइफ स्पैन कंटिन्यूअसली चल रहा है, टाइम तो बीत रहा है, वो तो अपने लाइफ स्पैन के बाद मरना ही है उसको। तो इस चीज अगर वो मर जाएगा और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ना हो रिप्रोडक्शन की वजह से, तो क्या उसका नंबर जो है, सपोज अभी मेरे अर्थ पे नंबर था क्रोकोडाइल का 10 और 10 क्रोकोडाइल अपने लाइफ स्पैन के बाद मर गए और कोई नया क्रोकोडाइल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो क्या कभी भी 10 साल 20 साल 30 साल या 60 साल बाद क्रोकोडाइल का नंबर 10 रह जाएगा? नहीं रहेगा। पता चला 60 साल बाद क्रोकोडाइल पूरा का पूरा ही खत्म हो चुका है। तो इस नंबर को मेंटेन करने के लिए अभी भी 10 है तो 10 साल बाद भी 10 ही रहे, 20 साल बाद भी 10 ही रहे। क्या चीज का जरूरत है कि जितने क्रोकोडाइल मर रहे हैं उतने ही क्रोकोडाइल नया क्रोकोडाइल का फॉर्मेशन हो। तो नया क्रोकोडाइल फॉर्मेशन के लिए क्या चीज जरूरत है? रिप्रोडक्शन का जरूरत है। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, आफ्टर अ सर्टेन स्पैन ऑफ लाइफ ईच ऑर्गेनिज्म विल डाई, टू कंपेंसेट दिस लॉस देयर मस्ट बी न्यू बर्थ बाय रिप्रोडक्शन। इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, देखो डेथ तो सबको लाइफ स्पैन के बाद होगा, सर्टेन लाइफ स्पैन के बाद, लेकिन इस डेथ को कंपेंसेट करने के लिए क्या चाहिए कि कुछ नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होते रहे बाय रिप्रोडक्शन। द डेथ रेट मोर्टेलिटी जिसे कहते हैं एंड द बर्थ रेट नेटेलिटी जिसे कहते हैं शुड बी बैलेंस्ड। डेथ रेट को क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी, और बर्थ रेट को क्या कहेंगे? नेटेलिटी। तो ये क्या बोल रहा है? नेटेलिटी और मोर्टेलिटी आपस में होना चाहिए बैलेंस्ड, और इसको बैलेंस करने वाला सिर्फ एक ही है, कौन? रिप्रोडक्शन। क्योंकि डेथ रेट जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बर्थ रेट हमारे कंट्रोल में है बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डेथ रेट और बर्थ रेट को मेंटेन करने के लिए सबसे नेसेसरी इवेंट क्या है? रिप्रोडक्शन। तो आई होप इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, जनरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे इंसान या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। अगर हम पूछे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल, बोल तो नहीं दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ऐसा और क्या बोले कि दोनों में कॉन्ट्रोवर्सी रहे ना, कि दोनों में क्या ऐसा बताए, एक सेंटेंस बोल दे, स्टेटमेंट बोल दे कि डिफरेंस क्लियर हो जाए सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में। तो कोई कहेगा कि सिंगल पेरेंट चाहिए होता है एसेक्सुअल में, कोई कहेगा डबल पेरेंट चाहिए होता है सेक्सुअल में, कोई कहेगा कि जेनेटिक 100% आइडेंटिकल इंडिविजुअल बनता है सेक्सुअल एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में 100% आइडेंटिकल नहीं बनता। तो ये सारे डिफरेंसेस सही है, लेकिन इन डिफरेंसेस में भी कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनमें ये डिफरेंसेस फेल हो जाते हैं। तो अगर हमको डिफरेंस बताना है जिसपे कोई भी आशंका ना बच जाए कि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा एक सिंगल डिफरेंस जो दोनों को 100% विदाउट एनी एक्सेप्शन डिफरेंशिएट कर सकता है, वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हम बोलेंगे कि अगर किसी जगह पे गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, गैमेट्स का फ्यूजन मतलब सपोज ये गैमेट है मेरा, ये गैमेट है मेरा, ये मान लेते हैं कि फादर का गैमेट है, ये है मदर का गैमेट। तो अगर फादर का गैमेट और मदर का गैमेट आपस में आगे जाकर एक नया गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ हुआ है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो जहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा उसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि जहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट एब्सेंट होगा उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रेजेंट होगा उसका नाम हम लोग क्या लेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट जो है वो 100% सही स्टेटमेंट है और ये दोनों को ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पे बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट किए, गैमेट का बिना फ्यूजन हुए रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, उसका हम क्या बोलेंगे? उस तरह रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction occurs in both plant and animal. ये दोनों में ही होगा, प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स, एनिमल में कहाँ होगा? Asexual reproduction in Hydra by budding। अभी हम लोग पढ़ेंगे बर्डिंग और हाइड्रा के बारे में।
हाइड्रा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है हम जानेंगे अभी। इन प्लांट्स स्पोर फॉर्मेशन इन मॉस, फर्न, फंजाई एक्सेट्रा। तो यहाँ प्लांट्स के भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और एनिमल्स के भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। इन एग्जांपल में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं एक बार। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑफस्प्रिंग्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिट द जीन्स ऑफ दैट पेरेंट ओनली। क्या बोल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे दो पेरेंट का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, खुद ही सोच के देखो। अगर दो पेरेंट होगा तो दोनों का इंडिविजुअली गैमेट्स होगा, दोनों गैमेट्स में फिर आपस में क्या करना होगा, फ्यूजन। और फ्यूजन अभी मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ किसमें हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही। एसेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट पॉसिबल नहीं है। तो जब फ्यूजन ही नहीं होगा तो फ्यूजन किसमें नहीं होता, जहाँ पे एक सिंगल गैमेट बनेगा। तो सिंगल गैमेट अगर बनेगा तो फ्यूजन का कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल गैमेट ही बनता है और ये सिंगल गैमेट सिंगल पेरेंट का ये केपेबल होता है किस चीज के लिए, ये केपेबल होता है एक नया ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए। और ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से 100% आइडेंटिकल दिखेगा, 100% आइडेंटिकल। ये हमारा बहुत ही अच्छा एडवांटेज बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि यहाँ पे जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है सिंगल पेरेंट से, वो 100% अपने पेरेंट से आइडेंटिकल दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बोले, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। थर्ड पॉइंट, मेनी ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एन इंडिविजुअल पेरेंट, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सिंगल पेरेंट बहुत सारे इंडिविजुअल को जन्म दे दे। तो ये भी हम पढ़े एग्जाम्पल्स में आगे कि कैसे देता है। नेक्स्ट बोल रहा है, दिस इज अ सिंपल एंड इजियर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन हो ही नहीं रहा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिस मेथड में हेल्प एन इंडिविजुअल टू रीजनरेट। अगर किसी को अपने बॉडी का पार्ट से रीजनरेट करना है, रीजनरेशन से हम कहेंगे, तो रीजनरेशन में भी ये हेल्प करेगा। किस तरह से हेल्प करेगा, हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। इट ऑल्सो हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में भी रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा। कैसे करेगा, ये सब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे। तो आज के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।